प्यारे बच्चों, आज हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ के अगले 2 गद्यांश पढ़े, उनका भाव समझा, उनका अर्थ समझा। अब हम उन 2 गद्यांशों में जो भाषा की बात है, जो व्याकरण से संबंधित जो बातें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं सारे इन 2 गद्यांशों को दोबारा पढ़ रहा हूँ और जहाँ जहाँ व्याकरण संबंधी कोई नई बात आई है वो सारी मैं आपको बताता जाऊँगा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। यहाँ देखो बच्चों, बदलू जो शब्द है, ये बदलू एक व्यक्ति का नाम है। जब किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो बदलू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 1 बात। नेक्स्ट है कि जिस मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। पुरानी जो शब्द है, इसका उल्टा, इसका विपरीतार्थक, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो पुरानी का विलोम होगा नई, पुराना का विलोम नया और पुरानी का नई। ठीक है। इसके बाद बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। यहाँ जो बीच बीच शब्द आया है, इन दोनों शब्दों के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह, और अंग्रेजी में योजक चिन्ह को हाइफन कहा जाता है। ये इन 2 गद्यांशों में, बल्कि पूरे पाठ में, पूरी पुस्तक में ये चिन्ह आप देखेंगे तो आपको बार बार काफ़ी जगह पर मिलेगा। अभी हम इन गद्यांशों में भी देखेंगे। ठीक है। तो बीच बीच के बीच में जो चिन्ह आया हुआ है, इस चिन्ह का नाम योजक चिन्ह है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो यहाँ बच्चों देखो, गांव शब्द आया है। गांव को और क्या कहते हैं? गांव को ग्राम कहा जाता है और देहात कहा जाता है। अंग्रेजी में विलेज कहते हैं, हिंदी में गांव, ग्राम या देहात कहा जाता है। ठीक है। और फिर आया मेरा दोपहर का समय। दोपहर क्या होता है? दोपहर होता है 2 पहरों का समय, 2 पहरों का समूह। पहर क्या होता है बच्चों? पहर 3 घंटे के समय को पहर कहते हैं। दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों में 8 पहर होते हैं, क्योंकि 3 घंटे का एक पहर होता है। तो 24 घंटे में कितने पहर होंगे? 24 को 3 से भाग देंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है। तो दिन और रात में मिलाकर 8 पहर होते हैं, और 2 पहर का अर्थ है 2 पहरों का समूह। तो यहाँ द्विगु समास है। आप समास के बारे में थोड़ा बहुत पहले जान चुके हैं, तो आप इसको समझ लें। यहाँ द्विगु समास है, जहाँ पहला पद संख्या का बोध कराता है, और जो दोनों पदों को मिलाकर, दोनों शब्दों को मिलाकर जो एक समस्त पद बनता है, वह समूह का बोध कराता है। तो वहाँ द्विगु समास होता है। 2 पहर, 2 पहरों का समूह, ये इसका अर्थ है, ये इसका विग्रह है, और यहाँ द्विगु समास है। आगे देखते हैं। वह मुझे लला कहा करता, और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे, अब यहाँ बैठे बैठे शब्द देखो बच्चों, ऊपर शब्द आया था बीच बीच, तो उनके बीच में जो चिन्ह लगा था वो योजक चिन्ह था। यहाँ भी बैठे बैठे, ये 2 शब्द हैं, इनके बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है। ठीक है। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। देखो बच्चों, चूड़ियाँ शब्द बहुवचन है, और इसका एक वचन होता है चूड़ी। चूड़ी में ड़ को बड़ी ई की मात्रा लगती है। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, और जो एक वचन शब्द हो, एक वचन शब्द के अंत में अगर
बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो। दोबारा समझें, एकवचन शब्द के अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा है तो बहुवचन बनाते समय बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल देते हैं और बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में बदल देते हैं एकवचन से बहुवचन बनाते समय। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे चूड़ी शब्द में ड़ को बड़ी ई है तो यहाँ बड़ी ई की जगह छोटी ई हो जाएगा। च को जो बड़े ऊ की मात्रा है इसको आपको नहीं चेंज करना, क्योंकि शब्द के अंत की मात्रा को चेंज करना है। चूड़ी शब्द में च को जो ऊ की मात्रा लगी हुई है ये अंत में नहीं है, अंत में है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो इसको बहुवचन बनाते समय, चूड़ियाँ शब्द बनाते समय ड़ को बड़ी ई की जगह छोटी ई कर देंगे। जैसे एक शब्द होता है नारी, तो नारी शब्द में र को बड़ी ई लगती है। नारी शब्द एक वचन है, बड़ी ई लगती है। जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये नारियां शब्द बनेगा और र को बड़ी ई की जगह छोटी ई हो जाएगी। ऐसे ही मान लो कोई शब्द है कली, तो कली में ल को बड़ी ई है, बहुवचन बनाएंगे कलियां बनेगा तो ल को बड़ी ई की जगह छोटी ई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। देखो बच्चों, 4-6 इन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, 4-6 जो है, 4-6 का अर्थ क्या है? 4 से 6 तक, यानी कि बदलू कम से कम 4 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था और ज़्यादा से ज़्यादा 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। तो 4-6 का अर्थ 4 और 6 नहीं है, 4-6 का अर्थ है 4 से 6 तक। ठीक है, और जब इस तरह की दो संख्याएं आती हैं तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। 4-6 यहाँ द्वंद्व समास है। ठीक है, तीसरी बात, 6 शब्द को आप ध्यान से देखिए, 6 लिखकर और साथ में ह लिखा हुआ है। बच्चों, ये 6 शब्द का शुद्ध रूप है। बहुत बच्चे या बहुत जगह ऐसा देखा है कि 6 के साथ ह ना लगाकर विसर्ग लगा देते हैं, तो वह गलत है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप 6 लिखेंगे शब्दों में तो 6 को विसर्ग नहीं लगाएंगे, 6 के साथ ह लिखेंगे, यही शुद्ध रूप है। ठीक है, आगे देखिए, पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब नववधू शब्द में देखो आप, वही योजक चिन्ह फिर आ रहा है। ठीक है, और जो वधू शब्द है ये एक वचन है। अभी मैं आपको एक नियम बता रहा था कि जब एक वचन शब्द के अंत में बड़ी ई या बड़ा ऊ हो तो बहुवचन बनाते समय बड़ी ई को छोटी ई कर देंगे, बड़े ऊ को छोटा ऊ कर देंगे। तो वधू शब्द में ध को बड़ा ऊ लगा हुआ है, बहुवचन बनाएंगे वधुएं, वधुएं बनेगा तो ध को छोटा ऊ हो जाएगा और ए लिखकर उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। वधू का बहुवचन वधुएं। ठीक है, नववधू की कलाई हो। अगला गद्यांश देखिए, बदलू मनिहार था, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। अब देखो बच्चों, यहाँ जो चूड़ियाँ शब्द है, चूड़ियाँ की विशेषता बताई गई है। यहाँ बताया गया है कि वह कैसी चूड़ियाँ बनाता था, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो ये जो बहुत ही सुंदर जो शब्द हैं ये विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। चूड़ियाँ जो है वो एक वस्तु है, कोई भी वस्तु होती है वह संज्ञा होती है, तो चूड़ियाँ संज्ञा है। और इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि कैसी चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ।
तो बहुत ही सुंदर जो शब्द हैं ये विशेषण शब्द हैं, ये चूड़ियाँ शब्द की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आप समझिए, जो विशेषण शब्द हैं ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? चूड़ियाँ शब्द की। तो चूड़ियाँ शब्द संज्ञा तो है ही, साथ में ये विशेष्य भी है। आप ध्यान रखिए, एक शब्द होता है विशेषण और एक शब्द होता है विशेष्य। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। यानी विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं, तो वो विशेषता किसी न किसी की बता रहे होंगे, किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की। तो वे जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहा जाता है। यहाँ बहुत ही सुंदर ये जो 3 शब्द हैं ये चूड़ियाँ की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण हैं और चूड़ियाँ शब्द विशेष्य है। ठीक है, इससे आगे देखिए, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। देखो, उस गांव में तो सभी स्त्रियां, अब देखो स्त्रियां शब्द क्या है? बहुवचन है। अब यहाँ त्र को छोटी ई की मात्रा है, ये जो छोटी ई की मात्रा है बच्चों जो स से पहले लगी हुई है ये स के ऊपर नहीं है। ये ऐसा लगता है आपको कि ये स के ऊपर है, ये मात्रा त्र के ऊपर है। ठीक है, तो त्र को छोटी ई की मात्रा है, इसको बोलेंगे स्त्रियां। स्त्रियां का एक वचन क्या होगा? स्त्री। स्त्री होगा तो कैसे लिखेंगे? आधा स त्र, त्र को बड़ी ई। ठीक है, ऐसे स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियां। तो स्त्री में क्योंकि त्र को बड़ी ई लगती है, और वचन का मैंने आपको नियम बताया था, जब बहुवचन बनाएंगे तो अंत की बड़ी ई को छोटी ई कर देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी पंक्ति में एक और विशेष बात है, उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। देखो, हो सकता है आपने कभी ध्यान ना दिया हो, थी के ऊपर कभी बिंदु लगा आपने देखा ना हो, ध्यान न दिया हो। यहाँ देखो बच्चों, थी के ऊपर बिंदु लगा हुआ है और ये गलती से नहीं लगा हुआ, ये सही लगा हुआ है, क्योंकि बिंदु लगता है बहुवचन में। यहाँ थी जो शब्द है ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है। ये बहुवचन क्यों है? क्योंकि ये थी किसके लिए आया है? आप देखो कि उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। तो पहनती ही थीं, कौन पहनती थी? स्त्रियां। स्त्रियां बहुवचन है, इसलिए थी के ऊपर बिंदु लगाकर उसे भी बहुवचन बनाया गया है। अगर ये शब्द स्त्रियां की जगह स्त्री होता, अगर ये एक वचन होता कि उस गांव की एक स्त्री उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी, तो यहाँ थी होता, थी पर बिंदु नहीं होता। अब थी पर बिंदु है, इसको बोलेंगे थी, नाक से आवाज आएगी थी। तो ये बहुवचन शब्द है क्योंकि ये बहुवचन शब्द के लिए ही आया है। ऐसा आप जब ध्यान से देखेंगे तो पूरी किताब में आपको कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। आसपास, देखो बच्चों, आस और पास के बीच चिन्ह लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? योजक चिन्ह। ठीक है, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अभी आप देखिए, वस्तु और विनिमय के बीच में भी योजक चिन्ह है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। देखो बच्चों, हाँ के बाद जो छोटा सा चिन्ह लगा हुआ है जिसे आप
कोमा कहते हैं। आप सही कहते हैं, अंग्रेजी में कोमा कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, ये हाँ के बाद जो कोमा लगा है, इस कोमा को हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कई जगह आएगा। ठीक है, हाँ, शादी विवाह। अब देखिए, फिर शादी और विवाह के बीच योजक चिन्ह है। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। देखो बच्चों, ज के जिद जो शब्द है उसमें ज के नीचे बिंदु लगा हुआ है। ज और फ के नीचे जो बिंदु लगता है उस बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। और ये नुक्ता हिंदी में जो अरबी और फारसी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उनमें ये नुक्ता ज और फ के नीचे लगता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना एक बात कि जहाँ भी ज और फ को नुक्ता लगा हो वे सारे शब्द या तो अरबी भाषा के होते हैं या फारसी भाषा के होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये शब्द उर्दू भाषा के होते हैं। ठीक है, तो जिद शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी में तो जिद को हठ कहा जाता है, हठ, कि उसने हठ कर ली। ठीक है, लेकिन ये अरबी है, अरबी भाषा का शब्द है, तो यहाँ जिद शब्द आया है। इसको जिद जिद बोलेंगे बेटा, जिद नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए। अब यहाँ देखो, मुफ्त में फ आधा है और उसके नीचे बिंदु लगा हुआ है। इस बिंदु को क्या कहेंगे? अभी अभी मैंने बताया, इस बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। इसका मतलब मुफ्त जो शब्द है ये हिंदी का नहीं है, ये या तो अरबी भाषा का है या फारसी भाषा का है। तो मुफ्त जो शब्द है मैं आपको बता देता हूँ, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिद शब्द अरबी भाषा का था और मुफ्त शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी में मुफ्त को कहते हैं निःशुल्क। निःशुल्क यानी जिसके लिए कोई शुल्क यानी कोई फीस ना ली जाए, जो बिना पैसों के हो, उसे कहते हैं निःशुल्क। अंग्रेजी में कहते हैं फ्री। ठीक है, तो मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ, देखो मुझे याद है के बाद फिर से ये जो कोमा आया है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी। अब यहाँ एक तो जरा और सी के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है योजक चिन्ह है। दूसरी बात, जरा जो शब्द है ये भी अरबी फारसी का है। आप यहाँ ज के नीचे नुक्ता लगा लें, यहाँ गलती से नुक्ता नहीं लगाया हुआ है, यहाँ आप लगा लेंगे। ठीक है, ज के नीचे आप बिंदु लगा लें। ठीक है, और इनके बीच में जो चिन्ह आया है ये योजक चिन्ह है। किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मुहावरा है, मैंने बताया था। इसका मतलब होता है बहुत कठिनाई होना। आगे देखिए, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। अब देखो बच्चों, वस्त्र, वस्त्र एक ऐसा शब्द आया है जिसके हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर सकते हैं। वस्त्र के पर्यायवाची शब्द यानी वस्त्र के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? वस्त्र को और क्या क्या कह सकते हैं? वस्त्र को कपड़ा कहते हैं, पट कहते हैं, पट पट, कपड़ा, पट, वसन, 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 चीर, च को बड़ी ई और र। तो वस्त्र को कपड़ा, पट, वसन, चीर आदि शब्दों से भी पुकारा जाता है। ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ठीक है, तो यहाँ हमारे दो गद्यांशों की हमने व्याकरण पर चर्चा